अभी जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, क्योंकि इंसान का पहला तारुफ उसका चेहरा होता है और दांत उसका अहम हिस्सा होते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ब्यूटी में। ख़ास तौर पर अच्छे चमकदार और सीधे दांत मुस्कुराहट की खूबसूरती होते हैं, जबकि दांतों का टेढ़ापन या उसका कुछ हिस्सा टूट जाना एक ऐसा मसला है जिसका हल ज़रूरी है। अमूमन बच्चे इस मसले का ज़्यादा शिकार हैं और अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो ऐसे दांत बड़े होकर उनकी शख्सियत को मुतासर करते हैं। बेहंगम दांतों की सफाई भी बड़ी मुश्किल है और अगर दांत का कोई हिस्सा टूट जाए तो नई परेशानी खड़ी हो जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन को दांतों के गम्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि समटाइम कुछ ख़वातीन एड्रेस करती हैं, कुछ समझती हैं कि शायद ये वैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया है, इसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक नहीं है। उनको भी आज हम बताएंगे कि इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है दांतों के इशूज़ का हमल के साथ। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं, डेंटल सर्जन हैं, डॉक्टर किशोर खत्री साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, ये दोनों इश्यूज़ हैं, एक तो हम लोगों के ज़माने में तो दांत मिले हुआ करते थे और बिल्कुल सीधे हुआ करते थे। अब जो बच्चे हम देख रहे हैं उनके दांत कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई टेढ़ा है, मतलब सीधे नहीं है, इसकी क्या वजह है? सीधे वो तो जेनेटिकली होता है, मगर उसका जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्चुअली हम कॉस्मेटिक इसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। एक्चुअली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपकी नीड है। वो इसलिए नीड है कि अगर दांत आगे पीछे हों तो फिर उसकी सफाई रखना मुश्किल हो जाता है, वो लाइफ टाइम चैलेंज हो जाता है, रिपीटली इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो अगर टीथ अलाइन होंगे तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। और अगर दांत आगे पीछे हैं तो सिर्फ उनकी ना फंक्शनलिटी है वो कम हो जाती है और बच्चे के पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो आप समझ लें ये कॉस्मेटिक नीड नहीं है, ये आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीड है। अगर दांत आगे पीछे हैं तो मस्ट आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आजकल सिर्फ ब्रेसेस उसका हल नहीं है, बहुत सारे आजकल ऑप्शंस आ गए हैं। आपने बताया कि जेनेटिकली भी एक इशू है। हाँ, जेनेटिकली भी और इशूज़ दूसरा इसकी क्या रीज़न हो सकती है? दांत आगे पीछे वो सिर्फ मोस्टली जेनेटिकली होता है, आपके ननियाल से दादा अगर फैमिली में है, वो हेरिडिटी इशूज़ भी होते हैं। वो टेढ़ा मेढ़ा होना हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अगर ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें उसकी वजह से हो रहा होता है। और चेंजेस जो आ रही होती हैं हमारे जनरेशन टू जनरेशन, कहते हैं कि इसी ज़माने में 36 एवरेज हुआ करती थी, फिर 32 एवरेज है और आजकल अब 28 एवरेज है। यंग जनरेशन में विजडम टीथ नहीं होते हैं, अगर आते भी है तो ट्रबल कर रहे होते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ते हैं, फंक्शनली टीथ कहलाते हैं। इवन हम कभी कभी पेशेंट से अरसा मजाक में कह रहे होते हैं कि जी हम आपका 32 ही बना रहे हैं, नाम उसका 32 ही है मगर उसमें 28 दांत होते हैं। 28 दांत तो वो जनरेशन चेंजेस हमारे हाइट में, कद में, बुद्ध में चेंजेस आती हैं ना, तो उसमें फिर आपके फेस अपीयरेंस में भी चेंजेस आती हैं। जैसे आपके जाल के साइज़ नहीं होती, बिल्कुल, तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, इसमें हमें कौन सी एज तक इंतज़ार करना है बच्चों की, स्पेशली कि अगर उनके दांत आगे पीछे हैं, सही नहीं है अलाइनमेंट उनकी, तो पेरेंट्स बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो किस एज तक हमें वेट एंड वॉच करना है? एक यूनिवर्सल रिकमेंडेशन है कि अपना आई चेकअप, अपना डेंटल चेकअप 6 मंथ्स में करवा लेना चाहिए। जैसे बच्चों के दूध के दांत सारे आ जाएं, यहाँ पे 4000 रुपये फीस देनी पड़ती है, लोग नहीं कराते, वेरी सॉरी टू से, आप अवॉइड करते हैं। हर जगह 4000 फीस नहीं होती, एक सिस्टम बना होता है। लेकिन हमारे यहाँ आगा खान हॉस्पिटल जो नेटवर्क है ना, आपको प्राइमरी केयर भी मिलेगी, आपको सेकेंडरी हॉस्पिटल जहाँ मैं होता हूँ आगा खान हॉस्पिटल, वहाँ चार्जेस कम होते हैं, उसके बाद मेन हॉस्पिटल होता है। तो हम एक नेटवर्क है। असल में डॉक्टर साहब ऐसा ये है, कुछ लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो नहीं, लोग आपने यहाँ रुझान, ये कल्चर नहीं है कि 6 महीने बाद आप अपने दांत दिखा रहे हो, चेक करा रहे हो। लोगों को जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। यही तो हम सबसे बड़ी गलती यही तो कर रहे होते हैं। एक्चुअली अक्सर कहते हैं डेंटल ट्रीटमेंट महंगा होता है, मगर महंगा हम करके फिर जाते हैं, क्योंकि हम आई नंबर अगर कम या ज़्यादा होता है हमें पता नहीं चल रहा होता जब तक चेकअप ना करवा लें। तो डेंटल चेकअप में ऐसा होता है, जितना इनिशियल स्टेज पे जब हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो वो क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे कोई कैविटी लगी, आपने क्लीन करवा दी, फिल करवा दिया, कहानी ख़त्म। जब हम पेन का वेट करते हैं ना, तो फिर वो फिलिंग्स के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप रूट कनाल करवाएं, कैप करवाएं, वो उतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक जनरल मिसकंसेप्शन भी है अपने यहाँ, वो स्ट्रॉन्ग किस्म का मिसकंसेप्शन है कि सफाई दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि फैक्ट बिल्कुल इसके रिवर्स है। कमज़ोर क्लीनिंग से नहीं होते, कमज़ोर जो दांतों पे स्ट्रेन आता है, किसी के सलाइवा मिनरल्स आ जाते हैं, या किसी के ज़रूरी दांत पीसने की आदत होती है। हाँ, उसको ग्राइंडिंग कहते हैं, ब्रुक्सिज्म कहते हैं। जब आपके ऊपर वर्कलोड हो, जब आपके ऊपर आप टेंस सिचुएशंस में हो, उसमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको नाइट गार्ड पहनना होता है रात में, जैसे बक्सर सॉफ्ट, उससे ये अगर टीथ नहीं घिस रहे होते हैं, वो सिर्फ आपका एस्थेटिकली इफेक्ट नहीं आ रहा होता है, उसका आपके जॉइंट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, आपका माइग्रेन एग्रीवेट हो रहा होता है, बहुत सारे मेडिकल पुराने वक्तों में तो डॉक्टर साहब हम देखते थे कि बड़े बूढ़े भी अपने दांतों से बॉटल का जो वो कैप है वो ओपन कर लेते थे और गन्ना
हालांकि कितना सख्त होता है, आजकल के बच्चों से गंडेरियाँ नहीं खाई जाती, तो ये दांत इतने कमज़ोर पता नहीं क्यों हो गए कि हमारा जो खाना पीना है वो चेंज हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। वो अक्सर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नानी दादा के ज़माने में कैविटीज़ नहीं होती थी, आजकल क्यों कॉमन है। मेरा तकिया कलाम है, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि भाई उनके पास टाइम होता था, रोटी चबा के खाते थे, रोटी मोटी हुआ करती थी, तो नेचुरल क्लीनिंग हो जाती थी, प्रॉपर च्यूइंग से नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, हम निगल लेते हैं, हमारे पास चबाने का टाइम नहीं है। वो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो क्योंकि जब हम ये जो हमारा डाइट पैटर्न चेंज हुआ है ना, जो मैगी इस तरह की चीज़ें जिसमें हम जो डायरेक्ट हम च्यू नहीं कर रहे होते हैं, तो जब च्यूइंग से नहीं होती प्रॉपर, तो क्लीनिंग जो इतनी किसी टूथब्रश से, किसी माउथ वॉश से क्लीनिंग नहीं हो रही थी जितनी अच्छे से च्यू करके खाने से होती है। तो डाइट पैटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए, वो भी ब्रश माउथ वॉश से अलावा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको बताती हूँ और भी है, ये है कि उसमें बच्चे आजकल जो छोटे बच्चे हैं, मैं क्योंकि ये एक ऐसी एग्जांपल है जो मैं चंद एक बच्चों की बात नहीं करूँगी, मोस्टली बच्चे मोबाइल गैजेट्स यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं खाना खाते हुए, और उनका फोकस च्यू करने पे नहीं होता, वो बस निगल रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, आपको पता है 2 चीज़ें हैं जो अभी रिसेंटली WHO ने ना एज ए डिजीज़ रिकग्नाइज कर दी हैं, एक स्क्रीन एडिक्शन, दूसरा ओबेसिटी। तो स्क्रीन एडिक्शन, जब आप स्क्रीन दे के हम खिला रहे होते हैं ना, तो ब्रेन आपका इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि स्क्रीन हटा के उनको खिलाने की आदत डालें, क्योंकि ब्रेन आपका कहीं और फोकस होता है स्क्रीन पे, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को सिग्नल्स नहीं जा रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं, फैक्ट्स आप सही कह रही हैं, अच्छी बात बताई है। और ये समझनी चाहिए पेरेंट्स को कि जो 6 महीने के बच्चे को भी वो कोको मेलन लगा के दे देते हैं और उसे बस वो कहते हैं कि बस ठूसते जाओ, और ये भी नहीं देख रहे होते कि उनको ये होता है कि बस इसके पेट में जाए जल्दी से, ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं वो प्रेगनेंसी की जो बात मैंने की थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा भी रहा था कि मेरे नीचे वाले जॉ के दांतों में इतना दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे समझ ना आए मैं किसके पास जाऊँ। बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन दर्द है बहुत ज़्यादा। कितना लिंक है प्रेगनेंसी का ये टीथ्स के साथ? बहुत ज़्यादा लिंक है। अब रिसेंटली एक स्टडीज़ आई थी कि इवन जो प्री टर्म बर्थ होता है ना, वो भी आपके ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। अच्छा? आपके गम्स, अगर 2-3 चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जब डिलीवर होने के बाद डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, 1% लोगों में रिटर्न रह जाती है। एक एक्लेप्सिया कहलाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब डिलीवर होने के बाद बीपी कंट्रोल हो जाता है, 1% में रिटर्न रह जाता है। इस तरह से प्रेगनेंसी ट्यूमर कहा जाता है, जो इसमें ऑलरेडी अगर आपके साथ गम्स का इशू है, आप कंसीव करती हैं, तो गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और अपने इतना टैबू है कि प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं देना। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का मिसकंसेप्शन है, सॉरी टू से, इवन गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट वो भी हार नहीं लगा रहे होते हैं। तो हमने वहाँ आगा खान हॉस्पिटल करीबाद में सेशंस करवाए थे, जिनमें हमने जनरल डेंटिस्ट, हमने गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया कि भाई ऐसा नहीं है, ये 2 जान है, 1 जान नहीं है, तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना। अब ऐसा नहीं है वो पेन बर्दाश्त कर रही हैं, हमको ट्रीटमेंट ना दें, विद सम प्रोटोकॉल हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और आजकल तो रिकमेंडेशन ये है कि आप कंसीव होने से पहले अपना डेंटल ट्रीटमेंट ले लें, अगर आपको रिक्वायर्ड है, वो इंडिकेटेड है तो। और हम डेंटल प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको दर्द बर्दाश्त करने के लिए छोड़ सकते हैं। अच्छा, जो अभी आपने लिंक बताया है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ, क्या लिंक है इसका? गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो उसको एग्रीवेट कर रही होती है, एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता। प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। हाँ बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें, इन जो डायबिटीज़ होती है, एक एक्लेप्सिया होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और गम्स का भी इशू हो जाता है। और सेफ़ है, हम विद सम प्रोटोकॉल प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं विद सम प्रोटोकॉल। मुझे बड़ी हैरत है कि गायनेकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर्स होते हैं, क्यों उनको इस चीज़ का नहीं पता, या वो रिकमेंड नहीं करते कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट कराएं? जरूर, एक्चुअली जो मिसकंसेप्शंस होता है ना, सब माइंड में फिक्स होता है, उसको निकाल नहीं पा रहे। मिसकंसेप्शन से चलना ही नहीं है। अच्छा, हम अपने चले, हम तो डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, अंडर डेवलप कंट्रीज, मगर अभी एक रिसर्च आर्टिकल्स आया था, इवन USA साइड पे, नॉर्थ अमेरिका साइड पे भी गायनेकोलॉजिस्ट के वो एक सब माइंड में फिक्स है मिसकंसेप्शन कि प्रेगनेंसी में हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते डेंटल ट्रीटमेंट। ये तो चले हम डेवलप कंट्रीज़ हैं, इवन डेवलप कंट्रीज़ में भी इस तरह का इशू है। सही। तो वो एक इवन अभी एक UK में भी स्टडी हुई। ज़ाहिर है ये मिसकंसेप्शन जब होता है तो इस पर जितनी बात होगी उतना लोगों का ये मिसकंसेप्शन दूर होगा। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, ये जो लोग ज़्यादा दांत साफ करते हैं, जिनके सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं, क्या वो ज़्यादा सफाई की वजह से आते हैं? क्यों आते हैं? एनामल में क्रैक्स। हाँ, यू आर राइट। एग्रेसिव ब्रशिंग, एक ही डायरेक्शन में हम जो कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, हार्ड हम इतना बस क्लीन कर रहे हैं। एक्चुअली हमें ये नहीं, वो हार्ड ब्रशिंग करने से क्लीनिंग नहीं होती, फर्मली या जेंटली क्लीन करने से, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, और सर्कुलर होना चाहिए आपका।
और डोंट डू लाइक दिस। ये आप करते रहेंगे तो आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बहुत बुरा लग भी जाता है कि बड़ी ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के काजेज, हाँ जी भाई, टाइम दें 2 to 3 मिनट्स दें। और आइडियल टाइमिंग्स जो होती हैं, अगर आप बेड टाइम ब्रश कर रहे हैं तो फिर आप ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर की बात करें, फ़ौरन ना करें। ये आइडियल टाइमिंग्स है, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करें, रेगुलर का आपका चेकअप होता रहे 6 मंथ, तो मैं समझ के बाद और सोने से पहले, सोने से पहले बिल्कुल ये आइडियल टाइम है। और दूसरा ये है कि 2 to 3 मिनट्स आप कह रहे हैं। हाँ 2 to 3 टू डू। हाँ और ब्रश कितने अरसे में चेंज करना है? विदिन 2 मंथ। आपको देखें ब्रिस्टल्स अगर आपको चेंज हो रहे हैं तो उसको चेंज कर दें, चेंज कर दें, ठीक है। और एक टूथपेस्ट रिलाय ना करें, कोशिश करें चेंज करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किशोर खत्री, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो होप सो नाज़रीन आपने समझ लिया होगा कि बच्चों को आपने कब चेकअप कराना है और अपने दांतों का ख्याल आपने कैसे रखना है, तो अब अमल आपने करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।